तो यहाँ पे सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, कितने घंटे सोना है वो दिया हुआ है। उसके आसपास कोशिश कीजिए, उसमें कंजूसी मत कीजिए, क्योंकि जब हम सोते हैं उसी वक्त बॉडी में बहुत सारे बदलाव होते हैं, वो सोने से ही होंगे। उसका कोई ऑप्शन नहीं है। कई बार लोग बोलते हैं कि मेरा तो काम ही ऐसा है, इसका मतलब आपने एक्सेप्ट कर लिया कि थोड़ा कम जिंदा रहने से भी काम चल जाएगा, तो वो एक अलग बात है। लेकिन सोने में कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो बॉडी में नुकसान होगा, खास तौर पे जब बॉडी ऑलरेडी बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज है, ऑलरेडी बॉडी बहुत ज्यादा बीमार है, तब की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे अगले में देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जो सभी के लिए करना है, तो उसमें जैसे लाइट ऑफ 50, अवॉइड लाइट मोर देन 50 लक्स 2 आवर्स बिफोर स्लीप। नींद, रात को 10 बजे सोना है तो 8 बजे के बाद डार्क लाइट, मतलब ये तो ज्यादा लाइट हो गया, 300 लक्स का लाइट है, सिर्फ कैंडल लाइट में ही रहेंगे तो ज्यादा अच्छा है, जितना हो सके। 1000 एटलीस्ट 1000 लक्स ऑफ लाइट ड्यूरिंग द डे फर्स्ट 3 आवर्स। रोज 3 घंटे आप 1000 लक्स, इसके 3 गुना ज्यादा ब्राइटनेस। यूरोप में जहां पे सूरज उगता नहीं है वहां वो आर्टिफिशियल लाइट लगाते हैं, ताकि 1000 लक्स ऑफ लाइट, लक्स ऑफ लाइट, लक्स मीटर आता है ऐप, उस ऐप से आपको पता चल जाएगा कि कितना लाइट है यहाँ पे। इसका 3 गुना ज्यादा लाइट है जितनी लाइट की जरूरत है सुबह की रोशनी में। अगर आप इस वक्त बाहर जाएंगे तो बाहर वो 1 लाख लक्स ऑफ लाइट होगा, यानी कि इसके मान लो 900 गुना ज्यादा ब्राइट लाइट। ब्राइट लाइट दिन में देखने से रात की नींद अच्छी आती है। अगर रात को सही से सोना है तो दिन में लाइट ब्राइटनेस होनी चाहिए, तो रात दिन में कॉर्टिसोल ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो रात में मेलेटोनिन ज्यादा प्रोड्यूस होगा। ये रिलेशनशिप बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप में से थोड़े से लोगों को हमने टिक किया है एटलीस्ट 10,000 लक्स ऑफ लाइट ड्यूरिंग डे फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स। देखिएगा, इधर ही लिखा है ये, वो उनको टिक किया है जिन्होंने नींद की दिक्कत बताई है। उनको तो खास तौर पे रिलीजियसली सनलाइट के पास बैठना है कम से कम आधे घंटे। वो ऐसा कर सकते हैं कि जब वो ब्रेकफास्ट करेंगे तो अपनी खिड़की खोल देंगे। धूप बेशक डायरेक्ट उनके बॉडी में नहीं पड़ रही, लेकिन वो जो लाइट है वो लाइट से सब रोशनी हो गई, वो भी काम करेगा। राइट, तो इस तरह से उनको लाइट के एक्सपोजर को बहुत ज्यादा बढ़ाना है, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगले में आइए, दूसरे में ये सभी के लिए कॉमन है इसलिए इसमें टिक नहीं किया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सबको करना ही करना है। वो है कि 0 वोल्ट बेडशीट में हर दिन सोना है, हर रात सोना है, और दिन में बाहर जाके हो सके तो नंगे पैर 20 मिनट, कंक्रीट पे नहीं, घास में, मिट्टी में चलना है। राइट, नदी किनारे चलेंगे, पत्थरों में चलेंगे, वो भी सही है। पेड़ को टच करेंगे तब भी 0 वोल्टेज हो जाता है, पेड़ की वोल्टेज भी 0 है। पेड़ की डाली को पकड़ेंगे तो आपकी वोल्टेज 0 हो जाएगी। कभी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, वोल्ट मीटर जिनके पास है दे कैन सी दैट। तो ये जो कॉलम है ये सभी के लिए है, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर सिकनेस। तो इसको सभी को करना है, कोशिश करना है। इसके बाद अगला है लिविंग वाटर, पानी, जिंदा पानी। जो आप आरओ का पानी पीते हैं, बॉटल्ड वाटर पीते हैं, वो है डेड वाटर। लिविंग मतलब जो वाटर फ्लो करता है, जैसे झरने का पानी। इस ग्रुप में तो ब्लड कैंसर पेशेंट ऐसे कोई है नहीं, सीरियस पेशेंट, थैलेसीमिया पेशेंट। जो थैलेसीमिया पेशेंट होते हैं, ब्लड कैंसर पेशेंट होते हैं, जिनका हीमोग्लोबिन 4 से नीचे आने लगता है, हीमोग्लोबिन बढ़ाने का सबसे बढ़िया टॉनिक है स्प्रिंग वाटर। अगर किसी को हीमोग्लोबिन बढ़ाना है तो उनके लिए स्प्रिंग वाटर मतलब झरने का पानी, यानी कि उनको मैं ये बोलता हूं कि आप 1 महीने के लिए किसी भी आपके नियरेस्ट जहां पे झरने का बहता हुआ पानी है वहां अपना घर बना लीजिए, किराए पे रह लीजिए। यूं माने कि मैं हॉस्पिटल में रह रहा हूं, वही पानी पीजिए, वहीं पे खेलिए बाहर, छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं हम। और वो पानी इज द बेस्ट मिनरल वाटर गिवन बाय द नेचर। फ्लोइंग वाटर, जो झरने का पानी फ्लो करता है और पत्थरों से मिनरल अपने साथ जोड़ता जाता है, वो पानी जब पिएंगे, वो फ्लोइंग वाटर में जो लाइव एंजाइम्स हैं वो जब बॉडी के अंदर जाएगा, वो ना जाने कैसे हमारे जो थैलेसीमिया के छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको बोला गया था कि हर महीने ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा, जो कि होता भी था और जिंदगी भर होगा, ऐसे बच्चों की आयु लगभग 23 साल की होती है, 22 साल की होती है, फिर वो मर जाते हैं। क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो करते हैं, याद रखिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज लाइक ऑर्गन ट्रांसप्लांट। ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहने में बड़ा आसान शब्द लगता है, लेकिन उसकी खतरा वही होता है जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट में होता है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ये जो लिविंग वाटर है, आपने मटके देखे यहाँ पे, वो कोशिश है कि घर पे लिविंग वाटर बनाने की।
आपके लिए बहुत जरूरी नहीं है कि वहां जाके झरने के पानी में रहना है, लेकिन ये उनके लिए जरूरी है जिनको ब्लड डिसऑर्डर होती है, जिनकी हीमोग्लोबिन 4 से नीचे चली जाती है। कुछ बोलना चाह रहे हैं? रख रख सकते हैं, वो 1 हफ्ता रख लीजिए, 1 वीक। हाँ। अब आती है, तो ये तो हो गया पानी की इंपॉर्टेंस। अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, दैट इज डीआईपी डाइट। डीआईपी डाइट क्या है भली भांति आपको पता है, जो मैंने आपको पहले दिन ही एक्सप्लेन किया था, किताब में भी दिया हुआ है, आपको वैसे भी पता है और यहाँ भी खाया है। तो डीआईपी डाइट जो आप देखेंगे, कुछ लोगों को डीआईपी डाइट पे टिक किया हुआ है, कुछ लोगों को डीआईपी डाइट -प्लेट 2 डिनर, यानी कि रात में कुक्ड फूड नहीं लेना है, कुछ लोगों के लिए जिनको हमने यहाँ पे टिक किया है, राइट। और कुछ लोगों को कभी कभी हम यहाँ भी टिक करते हैं कि कुक्ड फूड लेना ही नहीं, प्लेट 2 मतलब कुक्ड फूड दिन और रात में लेना ही नहीं, सिर्फ रॉ पे लेना है। वो ज्यादातर उनको टिक करते हैं जिनके माउथ कैंसर होता है, उनको टिक करते हैं, या इसोफेगल कैंसर होता है उनको टिक करते हैं। कैंसर मतलब ट्यूमरस ग्रोथ होती है, हम तो कैंसर वर्ड बोलते नहीं, ट्यूमरस ग्रोथ बोल देते हैं। या फिर जिनके दांत नहीं होते, चबा नहीं सकते, तो डीआईपीडेट सॉफ्ट हम उनको बोलते हैं। लेकिन इनमें जिनको प्लेट 2 पूरी तरह से बंद किया है, तो ये 15 दिन के लिए बंद करना है। उसके बाद अपने आप ही 15 दिन बाद यहाँ पे आ जाइए, एक बार खाना शुरू कर दीजिए कुक्ड फूड, वो भी दिन में। फिर उसके 15 दिन बाद, यानी कि टोटल 1 महीने बाद, नॉर्मल डीआईपी डाइट पे आ जाइए। तो कितने दिन, तो ये एक एवरेज आप ऐसे शिफ्ट होते जाएंगे। फाइनली सभी को डीआईपी डाइट पे रहना है, राइट। अब इसके बाद इसके ठीक नीचे देखिए, काढ़ा। काढ़ा जिनको जरूरत है उनको ही काढ़ा दिया है। आपको काढ़ा कौन सा दिया है, कैसे दिया है, वो पीछे आप देखेंगे एक पर्ची लगी होगी, वो वाला आपका काढ़ा है। काढ़ा कितना पीना है, कैसे पीना है, कब तक पीना है, ये सारी चीजें आप हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे पूछ सकते हैं। काढ़े में नुकसान तो कुछ होता नहीं है, उसमें हर्ब्स ही हैं जो आपको घर पे बनाना है, तो ये चाय की तरह पिया जा सकता है। उसके अगले देखिए जूस लिखा है। जूस सबको हमने नहीं दिया है, लेकिन ज्यादातर को उसको दिया है डिपेंडिंग ऑन आपकी तकलीफ कौन सी है, राइट, उसके हिसाब से जूस टिक किया है। जूस हमेशा लेते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, खाली पेट में लेना होता है, कितना लेना है वो दिया हुआ है आपको। सिर्फ आंवले का जूस मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 5 दिन तक लीजिए, 4 दिन तक लीजिए, फिर उसको बंद कर दीजिए, नहीं तो लूज मोशन शुरू हो जाएगा, तो लूज मोशन चलता ही रहेगा। बाकी सारे जूसेस हमेशा के लिए लिया जा सकता है, लेकिन कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं, जब तक पूरी तरह स्वस्थ नहीं होते, जब तक उनका हीमोग्लोबिन पूरी तरह नॉर्मल नहीं हो जाता, जब तक उनके पेन चले नहीं जाते, तब तक आप ले रहे हैं। जब पूरी तरह स्वस्थ हो गए और झंझट से बचना है जूस बनाने के, तब छोड़ दिया आपने, है ना, तो ये ऑप्शनल है। यस, देखिए जूस सबसे ज्यादा काम करता है जब आप एम्प्टी स्टमक होते हैं, जब पेट में कोई खाना कुछ ना हो। तो एम्प्टी स्टमक कब होते हैं, दैट इज द मॉर्निंग टाइम, या फिर फ्रूट ब्रेकफास्ट करने के 1 घंटे बाद, तब भी पेट खाली हो जाता है। तो एम्प्टी स्टमक में इट वर्क्स द बेस्ट। तो आप सुबह का टाइम रख सकते हैं। ये जूस जो है ये फ्रूट ब्रेकफास्ट के साथ भी जा सकता है। 12 बजे से पहले तो फल ही खा रहे हैं, तो 12 बजे से पहले जब मर्जी आप ले लीजिए, कोशिश कीजिए ब्रेकफास्ट से पहले ले लें तो और अच्छा है। जूस को जब पिएंगे तो ऐसे पीना जैसे खाना खाते हैं, धीरे धीरे, राइट। कई लोग बोलते हैं, डायबिटीज पेशेंट बोलते हैं गन्ने का जूस पी सकते हैं क्या? हाँ पी सकते हैं। हमारे बहुत सारे पेशेंट गन्ने का जूस एक्सपेरिमेंट करके पी के देखते हैं कि मेरा ब्लड शुगर बढ़ता है क्या, देखें जरा। गन्ने का जूस पिएंगे, फॉर दैट मैटर कोई भी जूस पिएंगे, तो पीते वक्त उतना टाइम लगाइए जितना टाइम लगता अगर गन्ने को चबा चबा के खा रहे होते तो। ये बात का ध्यान रखिए। तो 1 गिलास जूस को अगर चबा चबा के खाना होता तो कितना टाइम लगाते आप? आधा घंटा लगाते, 15 मिनट लगाते। उतने टाइम में आप गन्ने का जूस लीजिए, वो आपका ब्लड शुगर नहीं बढ़ाएगा, हीमोग्लोबिन बढ़ा देगा वो। इट विल इंक्रीज योर हीमोग्लोबिन। तो अच्छा है, सस्ता जूस है, टेस्टी जूस है। अगर वो पानी की तरह फटाफट पी जाएंगे तो आपको गड़बड़ कर सकता है, कोई भी जूस फॉर दैट मैटर। जूस को धीरे 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 धीरे, जैसे शराब नहीं पीते शराबी, उस तरह से मजे लेके आराम आराम से इट विल इफेक्ट, है ना। अब देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम है यहाँ पे ये वाला, जिसमें हमें डिस्कस करना पड़ेगा। ये कॉलम में ये आप देख रहे हैं यहाँ पे एप्पल बना हुआ है, सेब बना हुआ है ना। ग्रेविटी, ग्रेविटी एज मेडिसिन जिसकी बात कर रहे हैं हम। और इसमें हम में से काफी लोगों को हॉट वाटर इमर्शन टिक किया होगा,
खास तौर पे क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट्स हैं, खास तौर पे जिनके पैरों में स्वेलिंग रहती है, खास तौर पे जिनका यूरिन आउटपुट नील रहता है, खास तौर पे जिनको बहुत सारे फाइब्रोमाइल्जिया, पूरे बॉडी में दर्द रहता है, उनको हम बोलते हैं हॉट वाटर इमर्शन करना है। हॉट वाटर इमर्शन क्या होता है कि यहाँ तक गले तक पानी और उसमें बैठना है। कैंसर के पेशेंट जिनको बहुत दर्द हो तो उनको बोलते हैं। पेन को ठीक करना है तो गले तक पानी, 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 1 घंटे तक बैठेंगे तो काफी है। क्रॉनिक किडनी डिजीज खासतौर पे जो डायलिसिस के पेशेंट हैं उनके लिए हम 2 घंटे बोलते हैं। लेकिन पहले दिन जब करेंगे, पहले दिन 30 मिनट से शुरू कीजिए, धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी बढ़ाइए। हर दिन आप देखेंगे आपकी कैपेसिटी बढ़ती रहेगी। फिर एक टाइम आएगा जब 2 घंटे बैठेंगे तब भी आपको थकावट नहीं होगी। लेकिन ये जिंदगी भर नहीं करना है। ये जो कॉलम है ये जिंदगी भर करने के लिए नहीं है, ये लगभग 3 महीने करना है, या जब तक सिम्टम है तब तक करना है। मान लो स्वेलिंग चली गई तो छोड़ दीजिए करना। यूरिन आउटपुट नॉर्मल आ गया, नॉर्मल कितना होता है 600-700 ml से ज्यादा है, नॉर्मल आ गया तो छोड़ दीजिए करना। सिम्टम चला गया तो ये छोड़ना है। लेकिन लगभग 3 से 4 महीने में सभी का सिम्टम चला ही जाता है तो छोड़ देते हैं। कुछ लोग को ज्यादा टाइम भी लगता है। अब ये है लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन, राइट। सो लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन कुछ लोगों को बोला होगा, यहाँ पे SOS भी बोला होगा, जब जरूरत पड़े तब। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट। लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन LLHWI, ये कब करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, ये समझ लीजिए। ये आपकी इमरजेंसी मेडिसिन है। दिस इज इमरजेंसी मेडिसिन। इसको समझा देता हूं मैं। अब मान लीजिए जब भी कभी फीवर होगा तो फीवर में पेशेंट ऐसे बैठा है, बाल्टी रखा हुआ है, 42 पानी है और पानी में दोनों पैर रखे हुए हैं। फीवर इज द फर्स्ट। बॉडी में पेन है तब भी यही करना है, आधे घंटे। और आधे घंटे जब करेंगे टेम्परेचर, द टेम्परेचर विल ड्रॉप। तो तब क्या करना है, एक और बाल्टी रखना है 50 डिग्री सेल्सियस पानी, और हर 5 मिनट में, मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, 5 मिनट्स में 1 मग पानी फेंका और 50 डिग्री सेल्सियस वाले से 1 मग पानी डाला। यानी कि आधे घंटे में 5 बार ऐसा करेंगे तो 42 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रहता है शुरू से आखिर तक। तो जब इससे आप उठेंगे, राइट, ये है लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन LLHWI। तो इसका उपयोग कब कब करना है? नंबर 1 फीवर में करना है, नंबर 2 थकावट में करनी है, नंबर 3 बॉडी पेन में करना है, नंबर 4 नींद नहीं आ रही तो करना है, नंबर 5 चेस्ट पेन कभी होता है किसी को, राइट, एंजाइना बोलते हैं, लगता है हार्ट अटैक हो गया, पसीने छूट गए, बीपी शूट अप हो गया, बीपी किसी का बढ़ गया अचानक 180/100, इमरजेंसी फोन कॉल जब आता है तो हम उनको यही कराते हैं कि पेशेंट को फटाफट इसमें ऐसे करके गर्म पानी के पैर में रखते हैं। तो ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये डायलेट होते हैं, डायलेट। ब्लड वेसल जब खुलेगा ब्लड प्रेशर नीचे जाएगा, राइट। तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, एक्सपेरिमेंट ये कि एक दिन आप ये कीजिए, इससे पहले ब्लड प्रेशर चेक कीजिए, इसके बाद ब्लड प्रेशर चेक कीजिए। ब्लड प्रेशर को घटाने के लिए ये एक टेक्निक है जो आप यूज कर सकते हैं। एंजाइना उसको घटाने के लिए, लेकिन जैसे मान लो अभी उसको एंजाइना हो रहा है, गर्म पानी करने में 15-20 मिनट लग जाएंगे, आधा घंटा लग जाएगा, तब तक क्या करेगा? कई बार ऐसा होता है एक्यूट केस कि बड़ा ही पेन हो रहा है, पसीने छूट रहे, लगता है कि हार्ट अटैक आ ही गया इसको। ऐसे में क्या करना है, उस वक्त क्या करना है, उस पेशेंट को जब तक ये पानी गर्म कर रहे हैं तो तब तक हम पेशेंट को, अगर आप देखें, हार्ट सेफ पोस्चर, एक ऐसा पोस्चर जिसमें उसका हार्ट सेफ रहेगा, राइट। नीचे बिठा देते हैं, चारपाई पे नहीं, नीचे जमीन पे। जैसे मान लो ये जमीन है यहाँ पे, तो ऐसे पेशेंट को बिठाया और ये दोनों जैसे मैं कर रहा हूं और ऐसे, दिस इज इसमें पेन, हार्ट इज इन प्रोटेक्शन, तो पेन की संभावना कम होती है, पेन के बढ़ने की संभावना कम होती है, उसको रिलैक्स मिलता है। और नीचे इसलिए क्योंकि अगर वो अनकॉन्शियस हो गया तो यहीं गिरेगा। अगर यही चीज मैं चेयर पे बिठा के कराऊं तो अनकॉन्शियस हो गया तो नीचे गिर जाएगा वो, है ना। और जब ऐसा कर रहे हैं, मीनवाइल कोई जाके पानी गर्म कर रहा है और उसी वक्त उसके मुंह में अदरक दे दिया, इतना बड़ा अदरक, अगर वो कॉन्शियस है। अदरक जब चबाते हैं, अदरक चबाएंगे, ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, तो आंख से आंसू आएंगे। जैसे जैसे आंसू आएंगे वैसे वैसे पेन कम होने लगेगा,
राइट, आंसू आते रहे और पेन कम होने लगा, आपको हल्का लगने लगेगा। तो आपने ऑनगोइंग एंजाइना को वहीं पे होल्ड कर दिया। तीन ही स्टेप हैं इसमें। स्टेप वन, पोस्चर, जो उसी वक्त हो सकता है, उस पोस्चर में बिठाया। स्टेप टू, अदरक उठा कर दिया, मुंह में ठूस दिया, चबा रहा है। स्टेप थ्री, किसी को बोला वो पानी गर्म करके लाए, वो लेके और तब गर्म पानी में पैर उसको तब बिठा दिया चेयर पे। दीज थ्री स्टेप्स कैन हॉल्ट द ऑनगोइंग एंजाइना। ऐसा हम करते हैं, इमरजेंसी में करते हैं। हमारे जो एक्सपर्ट्स उन सबको सिखाया हुआ है, हमारे हॉस्पिटल में सारे में सिखाया हुआ है। हमारे हॉस्पिटल में क्योंकि कार्ड ये किडनी पेशेंट रहते हैं तो इनमें इस तरह के एपिसोड होते रहते हैं।